इक़रा उ जब्बार उरूज उनकी तरफ जाते हुए रास्ते में फूलों के बीज फेंकने चाहिए। ज़वाल का सफ़र पर सुकून रहेगा। अगर कांटे बिछाकर जाएंगे, वापसी पर खारदार झाड़ियाँ मिलेंगी। और वापसी का सफ़र तो हर सूरत तय करना होता है। हमारी ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात रोनमा होते हैं, जिनको लाख कोशिश के बावजूद हम भला नहीं पाते। ऐसा ही एक नाकाबिल फरामोश वाक़या आप क़ारीन के लिए बयान कर रही हूँ, जो उम्मीद है आपको मुद्दतों याद रहेगा। ऐसे वाक़यात लिखने का मकसद ये होता है कि शायद कोई नसीहत पकड़े और लिखने का हक़ अदा हो जाए। मामो यूनुस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने मिट्रक तक तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई अनपढ़ थे। गांव के लोग मामों को चौहद्री कहते थे। इलाके में भी उनका काफ़ी असरूर सूख था। जारी है। नाज़िम से उनकी दोस्ती थी। नाना की 40 एकड़ राज़ी थी, जो नाना की वफ़ात के बाद उन्होंने पटवारी और तहसीलदार से साज़बाज़ करके अपने नाम करवाई। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से की ज़मीन मांगने लगे। मामों ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया और कहा, वालिद साहब ने मरने से पहले ही ज़मीन मेरे नाम करा दी थी। चाचू गांव के चंद बड़ों को लेकर उसके पास गए। उन्होंने मामों को बहुत समझाया। ये आपके सगे बहन भाई हैं। आपके वालिद की ज़मीन में आप सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की ज़मीन दे दो। ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। मगर कोशिश के बावजूद मामों ने माने अपनी ज़द पर कायम रहे। यहाँ से मायूस होकर उन्होंने अदालत को दरवाज़ा खटखटा, या अपने उसरूर सुख की बना पर वो अदालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ ज़राई ज़मीन के तन्हा मालिक थे। मामों का एक ही बेटा था, जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था, जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब करता था। ज़मीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ ज़मीन में 2 एकड़ ज़मीन गैर आबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था उस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है, या कोई गैर मरी मखलूक रहती है, जिस वजह से चौहद्री यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज़्यादा औसत देती है। ज़िंदगी सब्र और शक्र की आजमाइश है, जो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं। ज़िंदगी बस उनकी है जो सब्र और शक्र की अहमियत को नज़रअंदाज करते हैं। वो इस जहां में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अक्ल को अपना गुलाम बना देती है। मामों को भी ज़्यादा से ज़्यादा की लालच रहती थी। उसने कई बार सोचा इस गैर आबाद ज़मीन को भी आबाद किया जाए, ताकि उसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन इसने अपने मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये ज़मीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली ज़मीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा, तो गांव के बुज़ुर्ग मामों के पास आए। उन्होंने कहा, इस ज़मीन को हमवार न करें। यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है, या कोई गैर मरी मखलूक रहती है। उनको तंग न करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अगर उनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने बड़ों का कहना मानकर काम रोक दिया। रात को एक नादिदा कुव्वत मामों के पास आई, जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको उससे क्या गरज? आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी गैर आबाद और बंजर ज़मीन हमारा मस्कन है। आपने जवा से हमवार करने का मंसूबा बनाया है, उसे अपने जहन से निकाल दें। अगर आपने ऐसा न किया तो आपका बहुत नुकसान होगा। आपकी ज़मीनों की आमदनी भी ख़त्म हो सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकला और फ़ज़ा में तहलील होकर मामों की निगाहों से ओझल हो गया। सुबह मामों ने मुंशी को अपने पास बुलवाया, रात वाला वाक़या सुनाया और कब्र वाली ज़मीन को हमवार करने से मना कर दिया। वक्त गुज़रता रहा। एक दिन मामों को फालिज का अटीक हुआ। वो बस्तर के होकर रह गए। ज़मीनों की देखभाल अब उनके बस का काम नहीं था। लिहाजा उनका बेटा हारिस तालीम अधूरी छोड़कर वापस गांव आ गया। अब वो ज़मीनों की निगरानी करता। अपने बाप की तरह हारिस ने भी गैर आबाद ज़मीन को हमवार करके उसे काबिल काश्त बनाने का इरादा कर लिया। इस सिलसिले में जब उसने मुंशी से बात की तो इसने कहा, पहले बड़े चौहद्री से बात कर लें, उन्होंने ये ज़मीन आबाद करने से मना किया है। हारिस ने अपने वालिद साहब से बात की। मामों ने बताया, यहाँ गैर मरी मखलूक रहती है
اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بیان کیا۔ یہ جن بھوت والی باتیں سب جھوٹی ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زمین آباد کرنی ہے، کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کر رہے جو ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر یہاں نادیدہ قوتیں یا جن بھوت وغیرہ رہتے ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں گے۔ حارث کی باتیں سن کر ماموں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا۔ منشی نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر جیسے ہی ٹریکٹروں نے کام شروع کیا، مغرب کی طرف سے کالی گھٹا اٹھی، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہم طرف گرد و غبار اور اندھیرا چھانے لگا۔ اس طوفان سے صرف مسجد محفوظ تھی۔ پھر قبر والی جگہ پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کام کرنے والے ٹریکٹر قلع بازیں کھاتے خشک پتوں کی طرح دور جا کر گرے۔ یہی حال ڈرائیوروں اور کام کرنے والے مزدوروں کا تھا۔ ہم آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تم نے ہمارا آرام و سکون برباد کیا، ہمارے بچوں کو مارا، ہم تمہاری نسل کو مار ڈالیں گے۔ یہ آوازیں اس قدر خوفناک اور کرخت تھیں کہ ہر ذی روح کو خوف آنے لگا۔ ہر طرف آہ و بکار اور قیامت صغری برپا تھی۔ ایک نادیدہ قوت حارث کو اٹھا کر چھت تک لے گئی اور پھر ایک دم ہی چھوڑ دیا۔ وہ دھڑم سے فرش پر کمر کے بل گرا۔ اس کو کافی چوٹیں آئیں۔ بھلا ہوا سموزن کا، جس نے اللہ اکبر کہہ کر ظہر کی اذان شروع کی۔ اذان کے کلمات سنتے ہی ہر طرف سکون ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ مسجد کی